तो आज का हमारा लेक्चर है सीक्वेंस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये एक फंक्शन होगा जिसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। डोमेन का पता है तो सही के द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे टेक इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज होती है द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज विच डिपेंडेंट वेरिएबल मे टेक। तो इफ़ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n देन वी राइट, हम उस सीक्वेंस को इस तरह से सेट ब्रैकेट में या करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1/n का मतलब है 1, अगर हम n की जगह पहले 1 पुट करेंगे फिर 2, क्योंकि जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे फिर 2 अप टू 1 इसी तरह से। तो 1/5 अप टू 1/n इसी तरह, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फिनिट होते हैं और इसी तरह से ये जो 1/n सीक्वेंस है इसकी टर्म भी हमारे पास इन्फिनिट होंगी। अब आते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर। ए सीक्वेंस Sn is said to be converges to L if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n depends on epsilon such that Sn माइनस L का मॉड जो है वो लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से। ये n जो है वो ये ख़ास हद के बाद वाली वैल्यूज़ का जो डिस्टेंस है वो उस लिमिट के डिस्टेंस से जो है वो एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए। तो हम उस पॉइंट को, उस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट पॉइंट कहेंगे या उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? वी देन राइट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट Sn इज इक्वल टू L, या सिंपली इस तरह करें Sn कन्वर्ज करेगी L को जैसे ही n कन्वर्ज करेगा इन्फिनिट को। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं। इफ Sn कन्वर्जेस टू L, L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो कुछ सीक्वेंसेस ये दी हुई हैं, इनकी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे या कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो 8n/n+1 ये एक सीक्वेंस है। आप नीचे वाली वैल्यू में से n कॉमन लें तो वो हो जाएगा 1 + 3/n बनेगा और n से कैंसिल हो जाएगा, 8 ओवर बनेगा 1 + 3/n। तो n अप्रोचेस करवाएंगे इन्फिनिटी को तो 8/1 आ जाएगा, तो इस तरह से वो कन्वर्ज कर जाएगा 8 को। और ये सीक्वेंस 1/n कन्वर्ज कर रही है 0 को। जैसे ही n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी 0 को। और 1/n² जैसे ही n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को 1/n² अप्रोच करेगा 0 को। और इसी तरह से 1/3n⁻10⁻1 ये भी हमारे पास जो है जैसे ही n की जगह इन्फिनिट पुट करेंगे तो हमारे पास इसने 0 दे देना है, तो ये भी हमारे पास 0 को कन्वर्ज करेगी। ये जो सीक्वेंस नंबर हमारे पास 5 है 10n/2n-1, नीचे वाली वैल्यू में से अगर हम ले लें n कॉमन ले लें तो बनेगा 2 - 1/n। n से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी सिंपलेस्ट फॉर्म वो होगी 10/2 - 1/n। तो हम n की जगह इन्फिनिट पुट करेंगे तो 10/2 आ जाएगा और इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 5 जो है वो इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ सीक्वेंस है नल सीक्वेंस। A convergent sequence is called a null sequence if it converges to 0। कोई भी सीक्वेंस अगर 0 को कन्वर्ज कर रही है तो हम उसे नल सीक्वेंस कहेंगे। अब कुछ रिजल्ट जो है वो सीक्वेंस से रिलेटेड है और कुछ रिजल्ट जो है वो नल सीक्वेंसेस से रिलेटेड है। तो देखते हैं जी, इफ Sn is null sequence
and C is any real constant, then CSN is also a null sequence। ये हमें एक रिजल्ट जो है ये भी बता रहा है कि अगर हमें सीक्वेंस के साथ कोई बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो सीक्वेंस नल सीक्वेंस है, तो उस रियल कांस्टेंट जो उसका मल्टीप्लायर होगा वो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सीक्वेंस भी हमारे पास नल सीक्वेंस ही आएगी। या इस तरह की सीक्वेंस आ जाती है, मिसाल के तौर पर -1000/n, तो हमने -1000 को नहीं देखना, हमने 1/n जो सीक्वेंस है इसको देखना है। अगर ये 1/n नल सीक्वेंस है तो -1000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, तो वो सीक्वेंस भी हमारे पास नल सीक्वेंस ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, इफ Tn इज बाउंडेड एंड Sn इज नल सीक्वेंस। एक सीक्वेंस बाउंडेड है और दूसरी सीक्वेंस नल सीक्वेंस है, और बाउंडेड सीक्वेंस और नल सीक्वेंस अगर प्रोडक्ट में भी होंगी तो वो हमारे पास नल सीक्वेंस ही आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ Sn एंड Tn आर नल सीक्वेंसेज देन Sn प्लस Tn इज आल्सो नल सीक्वेंसेज। यानी दो नल सीक्वेंस का जो सम होगा वो भी हमारे पास नल सीक्वेंस आएगी। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 4 हमारे पास है, इफ Sn कन्वर्जेस टू S एंड Tn कन्वर्जेस टू T देन Sn प्लस Tn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू S प्लस T। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट नंबर 5 है, इफ Sn कन्वर्जेस टू S, और ये हमारे पास Sn जो है ये 0 के बराबर नहीं होगी, यानी 0 को कन्वर्ज नहीं करेगी, देन 1/Sn कन्वर्ज करेगी 1/S को। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट नंबर 6 है, इफ Sn कन्वर्जेस टू S एंड Tn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू T, और T जो है वो नल सीक्वेंस नहीं होगी, देन Sn/Tn जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी S/Tn। यानी ये जो रिज़ल्ट हैं हमें इसलिए फ़ायदेमंद होंगे कि हमारे पास हो सकता है दो सीक्वेंसेस ऐसी दे दी जाएँ, ऊपर एक अलग सीक्वेंस हो, नीचे एक अलग सीक्वेंस हो, तो हम ऊपर वाले की लिमिट अलग मालूम कर लेंगे, नीचे वाले की लिमिट अलग मालूम कर लेंगे, और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वो डिवीजन वाली सीक्वेंसेस की जो है वो हमारे पास लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे दी है और इसकी जो कन्वर्जेंस है वो 6 है। तो ये 6 कैसे इसकी कन्वर्जेंस है, तो मैंने इसको पूरा सोल्व किया है। तो सबसे पहले जिसकी लिमिट मालूम करनी है या कन्वर्जेंस मालूम करनी है तो उसको an कहेंगे। ये मैंने इसको an लेट कर दिया, यहाँ लेट कर देना है। वैसे ये PPSC के रिलेटेड हम कर रहे हैं, लेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, हमने सोल्व करना है। तो an इज इक्वल टू 6n स्क्वायर ओवर, मैंने n+1 में से n कॉमन लिया और दूसरे फैक्टर से n+2 में से भी n कॉमन लिया, तो कॉमन लेने से 1+1/n बनेगा और दूसरे फैक्टर से वो n कॉमन लेने से 1+2/n बनेगा। n से मल्टीप्लाई के n स्क्वायर बन जाएगा, n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 6/1+1/n इंटू 1+2/n आ जाएगा, और दोनों तरफ मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, तो 1/n बन जाएगा 0 और 2/n भी 0 बन जाएगा, तो 6/1 होगा। और इस तरह से ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर जाएगी 6 को। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छी तरह से समझिएगा। इफ़ Sn कन्वर्जेस टू 0, यानी Sn नल सीक्वेंस है, एंड Tn का मॉड लेस आर इक्वल टू है Sn के मॉड से, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, देन Tn इज आल्सो अ नल सीक्वेंस। यहाँ से एक अहम बात यह है कि अगर एक सीक्वेंस नल सीक्वेंस है, उससे छोटी जितनी भी सीक्वेंसेस होंगी वो नल सीक्वेंसेस ही होंगी। और नेक्स्ट
ये रिजल्ट है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज़ यूनिक, यानी किसी भी सीक्वेंस की एक से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती, होगी तो सिर्फ एक ही होगी, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो अगर हम बात इसी से सेट के लिहाज से बात करें तो सेट की आपने देखा था दो लिमिट्स हो सकती हैं, हमने उनको अलग अलग से नाम दिए थे, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इस तरह की सीक्वेंस हो, इफ अ सीक्वेंस एस एन इज सच दैट एस एन लेसर इक्वल टू एस एन प्लस वन फॉर एन इज इक्वल टू वन टू एन, यानी कि एस एन एक सीक्वेंस है, हम उसकी नेक्स्ट टर्म एस वन एक टर्म है, उसकी एस टू जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो पहली टर्म से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, एस थ्री जो है वो एस टू और एस वन से बराबर या बड़ी होनी चाहिए, और एस फोर जो है वो इन पीछे वाली जो टर्म्स होंगी उनसे बराबर या बड़ी आनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और एक होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, यहाँ मैं लिखी नहीं है लेकिन यहाँ आपको बता देता हूँ। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वो सीक्वेंस होती है कि आगे वाली जो टर्म सीक्वेंस आएगी या टर्म आएगी वो पीछे वाली टर्म से बड़ी होगी, बराबर कभी भी नहीं आ सकती, यानी ये इक्वल टू वाली जो ये कंडीशन है ये ख़त्म हो जाएगी, उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इस तरह होगी, पहली सीक्वेंस हमारे पास बड़ी होगी, जो बाकी जो और सीक्वेंस की टर्म्स आती जाएंगी वो हमारे पास पीछे वाली टर्म से छोटी या उसके बराबर होंगी, तो इस तरह की सीक्वेंस को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। 2/4n+1 एक सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज करेगी ज़ीरो को, क्योंकि हम n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2/∞ हमारे पास वो ज़ीरो होगा। 4/8n+1, अब देख लें ये जितने भी हम बढ़ाते जाएंगे तो ये सीक्वेंसेस भी हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच कर देगी। 4/8n+1, n की जगह इन्फिनिट पुट करेंगे 4/∞ बनेगा, और अगर 4/4/∞ जो है वो ज़ीरो होता है। 6/12n+1, इसकी जगह भी इन्फिनिट पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो 6/∞ समथिंग ओवर इन्फिनिट, वो जो जवाब होता है वो ज़ीरो होता है। इस तरह से 1/2n 2 की पावर इन्फिनिट होती है, तो 1/∞ जो है वो हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगी। और -1n, ये एक हमारे पास सीक्वेंस है। तो अब देखो जब हम सीक्वेंस है तो हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इस वजह से हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो -1, इस तरह से एक वैल्यू प्लस की आएगी और एक वैल्यू माइनस की आएगी। तो इट इज़ बाउंडेड, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है बिटवीन -1 और 1। आप देख लें माइनस और 1 और के दरमियान बाउंडेड है, तो इट कन्वर्जेस टू -1 and 1, तो ये कन्वर्जेस है बट यानी कन्वर्जेस तो है लेकिन हम इसकी लिमिट पॉइंट को हमें क्योंकि लेकिन बट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। सो इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, इट इज़ डाइवर्जेंट, तो हम इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ से ना एक रिज़ल्ट हमें आप मिल रहा है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो लाजमी बात है बाउंडेड होगी, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। ये इसकी एग्जांपल नंबर 5 हमारे सामने है, मिसाल कि ये बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, और हर कन्वर्जेंट जो है वो बाउंडेड होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक रिज़ल्ट है, ये तो FSE का है लेकिन उस बुक में आया हुआ था तो मैंने इसको जो है वो लिख लिया है। चलो एक बार रिवाइज कर लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1/n रेस पावर n, ये होता है e के बराबर, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1/p, अगर पावर कुछ नहीं है तो हम पावर खुद से p पावर ले भी सकते हैं, 1/p भी ले सकते हैं, वो जो ये अंदर वाली वैल्यू है। अब यहाँ पर ना ये फार्मूला इसको याद करने का तरीका होता है कि अगर 1/n है इसकी रेसिप्रोकल पावर बननी चाहिए, तो 1/n की रेसिप्रोकल n बनती है, मौजूद होगी तो वो e के बराबर होगी, तो 1/p का जो बनता है वो p आना चाहिए यहाँ पे, तो p नहीं था तो p मैंने मल्टीप्लाई भी किया और इसकी मज़ीद पावर 1/p भी ले ली, तो ये अंदर वाला बन गया e और इसकी पावर 1/p था, तो इस तरह से ये e की पावर
ये 1/p आएगा यहाँ पे 1/p। तो ये इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नम फंक्शन या साइनम फंक्शन भी पढ़ते हैं। एक और भी नाम है, वो मुझे अभी याद नहीं है। सर काशिफ मकबूल साहब इस फंक्शन का नाम पढ़ते थे। अगर कोई मेरा क्लास फेलो वीडियो ये लेक्चर सुन रहा है तो अगर उसको याद हो कि इस फंक्शन का नाम सर काशिफ मकबूल ने क्या बताया था तो वो एंड में मुझे बता देगा। तो हम इसको साइनम फंक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसे क्या कहते हैं, मेरी इंग्लिश अब सही हो रही है कि अगर वावल से पहले कोई यानी किसी भी कॉन्स्टेंट से पहले वावल होता है तो वो उसकी जी वगैरह की जो वैल्यू है, आवाज़ है, वो साइलेंट हो जाती है। अच्छा जी, ये कैसे इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। अगर ये जो साइनम फंक्शन होता है हमेशा इसके आउटपुट में 3 वैल्यूज़ आती हैं, एक -1, एक 0 और एक 1। अगर उस साइनम फंक्शन में x की जगह अगर x वो माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी 0 से छोटी वैल्यू होगी तो उसने हमेशा -1 देना है। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो उसने 0 देना है। अगर x जो है वो 0 से बड़ा पुट करेंगे तो उसने आंसर हमें 1 देना है। तो इस तरह के फंक्शन को हम साइनम फंक्शन कहते हैं। यानी इसकी जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक है, वो भी सेट में। हम एक क्लोज इंटरवल नहीं लिख सकते। -1, 0 और 1 ये एक सेट की फॉर्म में वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको मॉड x से डिनोट करते हैं। अगर हम x 0 से छोटा पुट करेंगे, 0 से छोटा आपको पता है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो जवाब आएगा -x। यानी मिसाल अगर -2 पुट कर रहे हैं तो वो मज़ीद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। अगर x 0 पुट कर रहे हैं तो जवाब 0 ही रहेगा। अगर x पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो वही x ही रहेगा। मीन मॉड फंक्शन का काम ये है, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का काम ये है कि इसने नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना है। अगर इसमें पॉइंट वाली वैल्यू जो भी पुट करेंगे, माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे, उसने उसको पॉजिटिव कर देना है। मिसाल अगर -1.5x की जगह पुट कर रहा हूँ तो मॉड ने उसको 5.1 कर देना है। अगर सिंपल 5.2 पुट कर रहा हूँ तो उसने 5.2 ही हमें आंसर देना है। तो मॉड हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लिमिट ऑफ फंक्शन। तो अब हम फंक्शन की जो है वो लिमिट पढ़ते हैं। ये ना फंक्शन की जो लिमिट होती है हम एक प्रॉपर किसी पॉइंट पे मालूम करते हैं। ये नहीं है कि हम जैसे सीक्वेंस पे हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं। फंक्शन के लिए हमें एक पॉइंट पे ही हम पॉइंट पे बात करेंगे। तो देखते हैं जी, पहला हमारे पास फंक्शन है f(x) = 1/x। तो पोजेसेस लिमिट्स एवरीवेयर, तो इसकी लिमिट हर जगह एग्जिस्ट करेगी सिवाय 0 के, क्योंकि 0 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। f(x) = x ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर है, और इस तरह से ये हमारे पास हर जगह पे इसकी हर पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर 2 पे लिमिट चेक करना चाहता हूँ तो 2 ही इसकी लिमिट होगी। 10 पे चेक करना चाह रहा हूँ तो 10 ही इसकी लिमिट होगी। f(x) = c पोजेसेस लिमिट एवरीवेयर, तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर मिसाल के तौर पर मैं 10 पे लिमिट चेक करना चाहता हूँ तो c ही इस 10 के ऊपर लिमिट होगी। और साइन अप फंक्शन जो है पोजेसेस लिमिट एवरीवेयर एक्सेप्ट x = 0, ये 0 के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसकी वजह ये है, लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे। जब हम 0 से लेफ्ट पे जाएंगे तो साइन अप फंक्शन तो -1 दे देगा, और 0 के जब हम राइट साइड पे जब मूव करेंगे तो वो उसने 1 दे देना। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के ऊपर बराबर नहीं होगी, और इस तरह से ये फंक्शन 0 के ऊपर जो है वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी हर पॉइंट के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मॉड फंक्शन की भी हर पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी सिवाय 0 के, क्योंकि 0 के ऊपर मॉड जो है, अगर हम बात करते हैं मॉड अगर 0 से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं तो उसने -x दे देना है,
और अगर हम ज़ीरो से पॉजिटिव राइट साइड मूव करते हैं तो वो हमें एक्स दे देगा। इस तरह से लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास ज़ीरो के ऊपर बराबर नहीं होगी, तो सिवाय ज़ीरो के बाकी हर पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई ओवर एक्स, तो डज नॉट एट ज़ीरो बट ऑल अदर पॉइंट पे ये जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो सेम इसी तरह से इसके ऊपर लिमिट ज़ीरो के ऊपर, यहाँ तो हर 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 पॉइंट की बात की है ना एग्जांपल नंबर 6 में, लेकिन एग्जांपल नंबर 7 पे वो सिर्फ ज़ीरो के ऊपर पूछना चाह रहा है, तो ज़ीरो के ऊपर जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू, अब देखें अगर इसकी जगह हम ज़ीरो पुट करते हैं एक्स की जगह, तो ज़ीरो इंटू काज ज़ीरो वन, ज़ीरो मल्टीप्लाई वन वो ज़ीरो दे देगा, और इसकी जगह ए पुट करेंगे तो एक्स की जगह हमारे पास ए आ जाएगा, और साइन की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो इसने भी हमें ज़ीरो दे देना है, और इस तरह से साइन एक्स काज एक्स में ज़ीरो पुट करेंगे तो भी काज तो वन देगा, साइन ज़ीरो दे देगा, और इस तरह से इसका आंसर भी हमारे पास ज़ीरो ही आएगा।